हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की और ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम फिनोलिक यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। फिनोलिक यानी एरोमेटिक यौगिक होते हैं और ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह यानी सिंगल बॉन्ड OH समूह डायरेक्ट बेंजीन वाले से संलग्न होता है, फिनॉल कहलाता है। अब फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। फिनॉल को हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं और इसे औद्योगिक स्तर पर भी बनाया जाता है। तो हम पहले फिनॉल की बनाने की प्रयोगशाला विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण से इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ये एरोमेटिक वाले बेंजीन होगी। डाइएजो का मतलब है डबल नाइट्रोजन और ईएम का मतलब एक नाइट्रोजन धन आवेशित है, और लवण कोई भी X- यानी कि हेलोजन यहाँ हो सकता है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ये अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी मात्र 273 से 278 केल्विन यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही होती है, और इनके द्वारा लगभग समस्त एरोमेटिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो यदि इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण को हम जल के साथ गर्म करें तो ये डायरेक्टली फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये फिनॉल और यहाँ से N2 प्लस HX निष्कासित हो जाएंगे। इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, क्लोरोबेंजीन से भी हम प्रयोगशाला में फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये अभिक्रिया थोड़ी मुश्किल परिस्थितियों यानी कठिन परिस्थितियों में होगी। तो इसके लिए हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और यहाँ हम टेम्परेचर को उच्च रखना पड़ेगा, लगभग 6 to 5 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब, यानी कि ये उच्च परिस्थितियों में ही रिएक्शन हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसका अम्लन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पहले ONO बनेगा, ONO, और HCl निष्कासित हो जाएगा। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे हम अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया, तो ये अपनों को फिनॉल देगा। तो इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन द्वारा प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों में यानी कि 625 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। एरिन सल्फोनिक अम्ल से भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। एरिन सल्फोनिक अम्ल यानी कि बेंजीन वलय के ऊपर सल्फोनिक एसिड समूह जो कि SO3H समूह होता है, इससे भी हम फिनॉल प्राप्त करेंगे। तो पहले इस सल्फोनिक अम्ल को हम सल्फोनिक लवण में परिवर्तित कर देंगे। इसके लिए हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करेंगे। तो इस प्रकार से SO3 और H के स्थान पर Na आ गया और H2O अपने पास निकल जाएगा। तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लवण प्राप्त हो गया है। इसके अपन और आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका अपघटन कराएंगे। तो यहाँ ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और Na2 CO3 Na2 SO3। तो Na2SO3 यहाँ से निकल गया, ONA यहाँ पर चला गया, तो अपने पास में बच जाता है H2O,
और फाइनली इसका अम्लन कराएंगे, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के द्वारा भी फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम प्राप्त करते हैं इसको सैलिसिलिक एसिड के द्वारा। तो जब बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थितियों पर यानी कि 1 और 2 नंबर पर OH और COOH समूह होते हैं तो ऐसे यौगिक सैलिसिलिक एसिड कहलाते हैं। तो ये OH और COOH 1 और 2 नंबर पर है, तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। सोडा का मतलब होता है कास्टिक सोडा NaOH, और लाइम का मतलब होता है चूना CaO, यानी कि NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, जो प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी कार्बोक्सिल समूह हट जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO सोडा लाइम हो गया, तो ये CO2 गैस यहाँ से हट जाएगी और सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा अपने पास ONA। उसके अलावा Na2CO3 और 2H2O। तो इस प्रकार सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकरण होता है और सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का फाइनली वही जो अब तक करते आ रहे हैं, हम अम्लीयकरण करेंगे तो ये फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करके भी फिनॉल बना सकते हैं। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से, ग्रिग्नियर अभिकर्मक से भी फिनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ग्रिग्नियर अभिकर्मक की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के यौगोत्पाद बनाएंगे, फिर उसका फाइनली जल अपघटन कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो RMgX एल्किल मैग्नीशियम एलाइड होते हैं, उसकी जगह हमें फेनिल मैग्नीशियम एलाइड का यूज करना है। तो C6H5 फेनिल मैग्नीशियम, और हेलाइड की जगह ब्रोमाइड या कुछ भी कर सकते हैं, प्लस हाफ O2, तो ये हो जाएगा C6H5OMgBr, और इसका अम्लन करा देंगे हम अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। तो ये इस प्रकार से अपने पास C6H5OH फिनॉल प्राप्त हो जाएगा और MgBrOH अलग से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में फिनॉल को बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधियां अपने पास हो गई। हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ गर्म करके फिनॉल बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की उच्च ताप और दाब पर NaOH के साथ अभिक्रिया करा के हम फिनॉल बना सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं। सैलिसिलिक अम्ल की सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया द्वारा हम फिनॉल बना सकते हैं। और ग्रिग्नियर अभिकर्मक के ऑक्सीजन के साथ बने यौगोत्पाद का जल अपघटन करा के भी हम फिनॉल बना सकते हैं। अब हम फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर फिनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें हम प्राप्त करते हैं सबसे पहले फिनॉल को कोल तार से। तो कोल तार क्या है? पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन कराने पर विभिन्न प्रकार के अंश प्राप्त होते हैं। तो इसके कोल तार के प्रभाजी आसवन जो 170 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग कराते हैं, तो एक मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। इस मध्य तेल अंश में फिनॉल, नेफ्थेलीन, क्रिसोल, जाइनिलॉन, पिरिडीन, इस प्रकार के कई यौगिक होते हैं। तो इस मिश्रण से हमको फिनॉल प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले हम इस मध्य तेल अंश को ठंडा करते हैं और यहाँ से लगभग 43% नेफ्थेलीन क्रिस्टलीकृत हो जाता है और इसके क्रिस्टलों को हम पृथक कर लेते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए द्रव की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे इसमें उपस्थित फिनॉल, क्रिसोल, जाइनियोल ये सब संगत सोडियम लवणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अपनी एक अलग सतह बना लेते हैं।
इन सतहों को गर्म करते हैं हम और फिर शेष बचे द्रव में वायु प्रवाहित की जाती है। तो जो द्रव में बाकी की बची हुई नेफ्थेलीन और पिरिडीन जैसे यौगिक है ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। बचे हुए द्रव को हम ठंडा करके इसमें CO2 गैस प्रवाहित कराते हैं। तो जो मिश्रण में फिनॉल, क्रिसोल, जाइनिलोन जैसे यौगिक सोडियम लवणों के रूप में उपस्थित होते हैं वो अपघटित होकर फिनॉल, क्रिसोल और जाइनिनॉल में एक्सचेंज हो जाते हैं। और फाइनली इस द्रव विलयन को हम जल से धोते हैं तो उसमें जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो जल के साथ बह जाता है और अंत में इस मिश्रण का प्रभाजी आसवन करेंगे तो 182 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लगभग हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। 190 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें क्रिसोल प्राप्त हो जाता है और 211 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें जाइनिलोन प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि हम यहाँ फिनॉल प्राप्त कर रहे हैं तो फिनॉल ये जो C6H5OH ये अकेला नहीं है, मिश्रण में और यौगिकों के साथ है। तो जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला NaOH तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में एक्सचेंज हो गया और इसके साथ ही बाकी के यौगिक भी सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाएंगे। जब अपन इसका फाइनली प्रभाजी आसवन कराते हैं अंत में तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस हम इसमें प्रवाहित करवाएंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा C6H5OH प्लस NaH और CO3। तो इस प्रकार हमें कोल तार के प्रभाजी आसवन से फिनॉल प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा औद्योगिक स्तर पर क्यूमीन से भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम क्यूमीन भी कहते हैं। ये रिंग है एरोमेटिक वाले और इस पर आइसोप्रोपिल समूह जोड़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसका वायु के द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो एक तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिनॉल और दूसरा इसके साथ हमें प्राप्त होगा एसीटोन। तो इस विधि द्वारा एसीटोन भी पर्याप्त मात्रा में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो फिनॉल के साथ एसीटोन प्राप्त करने के लिए भी इस विधि को हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन के द्वारा भी औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जा सकता है। अगला आता है बेंजीन से। ये फिनॉल बनाने की बिल्कुल आधुनिक विधि है। इसमें बेंजीन वाष्प को वायु की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक पर से प्रवाहित कराते हैं तो सीधी बेंजीन आपकी फिनॉल में एक्सचेंज हो जाती है। तो आजकल इस विधि का काफ़ी यूज किया जा रहा है और ये बिल्कुल आधुनिक यानी नई विधि है। इसके अलावा अपने पास अगली विधि आती है राशिंग प्रक्रम द्वारा। तो राशिंग प्रक्रम में क्या है, ये बेंजीन वाष्प होती है और इसको HCl और वायु के मिश्रण में कॉपर आयरन उत्प्रेरक पर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो ये हमें क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि इससे क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कॉपर आयरन उत्प्रेरक पर से बेंजीन वाष्प HCl और वायु के मिश्रण को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और अति तप्त सिलिका की उपस्थिति में इसका भापीय अपघटन यानी भाप के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। SiO2 723 केल्विन लगभग 723 केल्विन ताप पर यह रिएक्शन होगी और क्लोरोबेंजीन सीधा हमें फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको राशिंग प्रक्रम द्वारा फिनॉल प्राप्त करना कहते हैं कि पहले हम बेंजीन वाष्प HCl व वायु के मिश्रण को कॉपर आयरन उत्प्रेरक पर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करेंगे, हमें क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन का अति तप्त सिलिका की उपस्थिति में भापीय अपघटन कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा।
अगली विधि होती है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में भी पहले राशिंग प्रक्रम की तरह ही हम क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करते हैं। तो पहला पद ये सेम रहेगा। अब इस प्रकार से प्राप्त क्लोरोबेंजीन का या तो आप उच्च ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अथवा सोडियम कार्बोनेट के साथ अपघटन कराओगे तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन है और ये NaOH है, लगभग 573 केल्विन ताप और क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक आप इसमें ले सकते हो। तो ये डायरेक्टली हमें फिनॉल में प्राप्त हो जाएगा और NaCl अपना साइड में निकल जाएगा। या NaOH की जगह हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, Na2CO3, तब भी हमें ये फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, फिर उसके अम्लन से फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। तो अगर क्लोरोबेंजीन का सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उत्प्रेरक और उच्च ताप का अपघटन करा के फिनॉल प्राप्त करते हैं तो ये हो जाता है डाउ प्रक्रम। इस क्रियाविधि को हम बेंजामाइन क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोरोबेंजीन जो होता है यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन तो क्षार का OH माइनस अटैक करके यहाँ से एक प्रोटॉन ये ले जाता है। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ Cl होगा। उसके बाद अगले पद में क्लोरीन भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर Cl माइनस के रूप में निष्कासित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बंध बन जाता है। उसके बाद वापस जल अपना एक प्रोटॉन यहाँ देकर जाता है और OH माइनस यहाँ पर सेट हो जाता है। तो फिर इस प्रकार से बेंजामाइन क्रियाविधि के द्वारा ये रिएक्शन चलती है, डाउ प्रक्रम, राशिंग प्रक्रम, और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अब हम फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुद्ध अवस्था में फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, लेकिन वायु में खुला रखने पर ये धीरे धीरे पैराबेंजोक्विनोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण फिनॉलों का रंग गुलाबी हो जाता है। दूसरा है फिनॉल जल के साथ अत्यंत दुर्बल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, क्योंकि इनमें OH समूह है, लेकिन फेनिल समूह के बड़े आकार के कारण ये प्रबल हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, दुर्बल हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। इसीलिए ये जल में अल्प विलेय या लगभग अपन कह सकते हैं बहुत कम विलेयशील होते हैं। परंतु जैसा कि सभी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में आराम से घुलते हैं, उसी प्रकार से फिनॉल भी कार्बनिक विलायकों में विलेयशील होता है। फिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक अपेक्षा से उच्च होता है, यानी कि थोड़ा अधिक होता है। उसके अलावा फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिनॉल विषैली प्रकृति के होते हैं, त्वचा पर फफोले या घाव उत्पन्न कर देते हैं। इनका उपयोग पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में और कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। यदि फिनॉल में ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो कार्बोक्सिल जैसे समूह उपस्थित होते हैं तो ये फिनॉल के हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह के साथ अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण कीलेशन होता है और इनके गलनांक क्वथनांक के मान डाउन हो जाते हैं। तो जिन यौगिकों में, जिन फिनोलिक यौगिकों में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी उच्च विद्युत ऋणता वाले नाइट्रो कार्बोक्सिल जैसे समूह होते हैं, ये फिनॉल के OH समूह के साथ अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कीलेशन यानी चक्रीकरण हो जाता है, जिसके कारण अणु आपस में संगुणित नहीं हो पाते, फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक थोड़े डाउन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें O सिंगल बॉन्ड H बंध का विखंडन होता है। दूसरा फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और तीसरे में फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम फिनॉल की उन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें फिनोलिक समूह यानी कि O सिंगल बॉन्ड H समूह ब्रेक होगा। अब स्वाभाविक है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो फिनॉल है वो H+ यानी प्रोटॉन मुक्त करेंगे, अतः इस प्रकार की अभिक्रियाएं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को शो करने वाली, व्यक्त करने वाली होती है। तो
फिनॉल धातुओं के साथ क्रिया करके, सक्रिय धातुओं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे C6H5OH, तो सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे अपन इसकी, तो 2C6H5ONa प्लस H2। तो ऐसे यौगिक जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर फिनॉल भी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन दे रही है, इसलिए फिनॉल अम्लीय है। एल्कोहलों के बारे में हमने पढ़ा था कि एल्कोहलों ने भी इस प्रकार से सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त की थी, इसलिए एल्कोहलों को भी इन अभिक्रियाओं के आधार पर अम्लीय श्रेणी में रखा गया था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ फिनॉल में सक्रिय हाइड्रोजन है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ क्रिया करता है और प्रोटॉन का आहरण कर लेता है, तो RMgX, तो ग्रिग्नार्ड का R- फिनॉल के H+ के साथ जुड़कर RH एल्केन देता है। उसके अलावा Mg के एक तरफ हेलोजन और एक तरफ OC6H5 जुड़ के रह जाता है। तो इस अभिक्रिया में हमें एल्केन प्राप्त हो रहा है और इस अभिक्रिया में भी फिनॉल H+ त्याग रहा है ग्रिग्नार्ड के लिए, इसलिए ये अभिक्रिया भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को शो करती है। ये वाली अभिक्रिया भी एल्कोहलों ने दी थी, उन्होंने भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन दिए थे, इसलिए ये वाली अभिक्रिया एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को भी शो करती है। इसके अलावा फिनॉल अम्लीय हैं और अम्ल होते हैं जो क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। फिनॉल ये काम करता है, बहुत आराम से करता है। C6H5OH प्लस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड लवण और H2O जल देगा। तो इस अभिक्रिया में फिनॉल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल वही बनाते हैं जो अम्ल होते हैं। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, परंतु एल्कोहल इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। एल्कोहल बेशक धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन दे रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन दे रहे हैं, लेकिन वो क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल नहीं बना रहे। तो एल्कोहल अम्लों के कुछ गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे एल्कोहल फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब फिनॉल एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्लों की एक विशेषता और होती है कि अम्ल कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ CO2 गैस मुक्त करते हैं। फिनॉल कार्बोनेटों के साथ प्रबल परिस्थितियों में CO2 मुक्त कर देता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ ये CO2 गैस मुक्त नहीं करता। तो यहाँ फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पर संशय उत्पन्न होता है। इसका मतलब फिनॉल उतना बढ़िया अम्ल नहीं है जितना बढ़िया हम मानते थे। हाँ, एल्कोहलों से अच्छा अम्ल है। आगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, वो भी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, वो भी ग्रिग्नार्ड के साथ क्रिया करके एल्केन देते हैं, वो भी क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वो भी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ CO2 गैस मुक्त करते हैं। तो वो फिनॉल से भी ज़्यादा बढ़िया अम्ल कहलाएंगे, क्योंकि फिनॉल बाकी तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिनॉल हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ CO2 मुक्त नहीं कर रहा, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके CO2 गैस मुक्त कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करने में प्रयुक्त की जाती है। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि फिनॉल एल्कोहलों की अपेक्षा अच्छे अम्ल होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति किस वजह से है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिनॉल एरोमेटिक यौगिक होता है और एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य विशेषता अनुनाद होती है। तो फिनॉल भी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। ये एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन का बेंजीन रिंग में जाता है तो ये बंद अपना स्थान चेंज कर लेता है। तो इस जगह पर वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने की वजह से यहाँ ऋणावेश हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन ने अपना एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो गया। आगे ये ऋणावेश आगे बढ़ेगा और ये बंद और पीछे चला जाएगा। तो ऋणावेश आगे बढ़ता जाता है और पाइबंद पीछे जाता जाता है। फिर नेक्स्ट पोजीशन में ये फिर
आगे बढ़ेगा और पाइबंद पीछे आएगा। फाइनली ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वापस ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाता है और ये पाइबंद टूटकर पीछे खिसक जाता है। इस प्रकार से फिनॉल में ये अनुनाद चलता रहता है। अब इस अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को देना पड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में है, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हर समय ऑक्सीजन पर नहीं होते, बल्कि वे अधिकांश समय बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी तो वह सारा गुस्सा किस पे निकालेगी? हाइड्रोजन पर निकालेगी। तो ये ऑक्सीजन इस और सिंगल बॉन्ड H बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता बढ़ेगी और फाइनली प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा। और प्रोटॉन मुक्त होने के कारण ही फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो फिनॉलों ने अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित की? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में है। तो ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जब बेंजीन वलय ले गई तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म घट गया, तो ये अपना बदला किस पे निकालेगी? हाइड्रोजन पर, जिसकी वजह से O और H बंध दुर्बल होगा और फाइनली फिनॉल क्या मुक्त कर देगी? H+। इसलिए फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। उसके अलावा फिनॉल जब H+ मुक्त कर देती है तो फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, इस प्रकार की पोजीशन। और ये फिनॉक्साइड फिनॉल से भी ज्यादा स्थायी होता है, यानी कि फिनॉल के रूप में रहने के स्थान पर फिनॉक्साइड आयन के रूप में ज्यादा बढ़िया स्थायी रहती है। इसका कारण देखिए, इसकी अनुनादी संरचनाएं भी देखते हैं अपन। इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं चलेगी। अब फिनॉल भी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन भी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर रहा है। अनुनादी संरचनाओं को हम एक तरीके से एक खेल समझ सकते हैं कि ये खेल चल रहा है, और खेल तब तक चलता रहता है जब खेल में कलाकारों को आनंद आता रहता है। यदि खेल में किसी कलाकार को कोई तकलीफ होती है तो वो खेल को छोड़कर चला जाता है, जिससे खेल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी खेल की खत्म हो जाती है। अब यहाँ हम यूँ देखते हैं कि फिनॉल का जो अनुनादी खेल है वो ज़्यादा अच्छा है या फिनॉक्साइड आयन का खेल ज़्यादा अच्छा है, यानी इसका अनुनाद ज़्यादा अच्छा है। तो अगर फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा स्टेबल हुई तो फिनॉल फिनॉल के रूप में रहना चाहेगा, लेकिन अगर फिनॉल से ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं यदि फिनॉक्साइड आयन की होती है स्टेबल, तो फिर फिनॉल फिनॉल के रूप में नहीं रह के फिनॉक्साइड आयन में रहने का प्रयास करेगा, यानी कि प्रोटॉन त्यागना पसंद करेगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। अब अगर अपन फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर धन आवेश, जबकि बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी दोनों प्रकार के आवेश मौजूद है। तो यहाँ पर आवेश का पृथक्करण हो रहा है और उसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व है और उच्च विद्युत ऋणी तत्व धन आवेशित होना पसंद नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके ऋण आवेशित होना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अपने नेचर के विरुद्ध काम करना पड़ता है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऋणावेश के रूप में रहना चाहती है, ऋणावेशित रहना चाहती है, उसको यहाँ धन आवेशित बनना पड़ रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये खेल बिगड़ने की संभावना है। जबकि अगर अपन फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं की बात करेंगे
तो इसमें केवल ऋणावेश के अलावा कोई दूसरा आवेश नहीं आ रहा, तो ऋणावेश ही अपना स्थान बदल रहा है, तो इसको हम आवेश का विस्थानन कहते हैं। जबकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ आवेश का पृथक्करण हो रहा है। तो जिन अनुनादी संरचनाओं में आवेश का विस्थानन होता है वे आवेश के पृथक्करण वाली अनुनादी संरचनाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। दूसरा, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन पर या तो ऋणावेश है या नहीं है, यानी कि फिनॉल की तरह ऑक्सीजन पर धन आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये खेल आराम से लंबे समय तक चल सकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करने वाला है, यानी फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद फिनॉल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब फिनॉल के रूप में रहेगी तो वो स्थायी नहीं है, दिक्कत आएगी उसको, लेकिन यदि वो फिनॉक्साइड आयन के रूप में रहेगी तो वो इस अनुनाद की वजह से बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है, यानी कि वो प्रोटॉन त्यागने के बाद अधिक खुश है। इसी वजह से फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। एल्कोहलों में जो प्रोटॉन मुक्त होने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, वो एल्कोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो एल्कोक्साइड अपने त्यागे गए प्रोटॉन को वापस ग्रहण कर लेता है। यानी एल्कोहलों में प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति फिनॉल की अपेक्षा कम होती है। इसी कारण से एल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की, जो कि फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, तो उनकी भी चर्चा करते हैं अपन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होते हैं। फिनॉल की अभी हमने अनुनादी संरचनाएं देखी थी प्रोटॉन त्यागने के बाद फिनॉक्साइड आयन की। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH जब ये प्रोटॉन त्याग देते हैं तो RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन और प्लस H+। कार्बोक्सिलेट आयन भी अनुनाद प्रदर्शित करता है। ये इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन निम्न दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। अब कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा कम है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं ज्यादा थी, कार्बोक्सिलेट आयन में 2 ही है। तो ये इसका खेल यानी इसका अनुनाद छोटा है, खेल छोटा है, लेकिन खेल छोटा होने से खेल बिगड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। जिस खेल में आनंद आता है वो पूरे समय चलता है, जिस खेल में किसी को तकलीफ होती है वो जल्दी बिगड़ जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन में भी आवेश का विस्थानन हो रहा है, केवल ऋणावेश ही है, और ये ऋणावेश भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य ही ट्रांसफर हो रहा है, अपने स्थान बदल रहा है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश या तो ऑक्सीजन के ऊपर था या बेंजीन वाले के कार्बन परमाणुओं के ऊपर था। तो चूंकि कार्बन कम विद्युत ऋणी होता है और कम विद्युत ऋणी परमाणु ऋणावेश के साथ स्टेबल नहीं हो पाते, वो धन आवेशित होकर ज़्यादा स्टेबल होने के प्रयास करते हैं। तो फिनॉल के अंदर जो कार्बन कम विद्युत ऋणी कार्बन के ऊपर ऋणावेश है और अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है, और इन दोनों के मध्य आवेश का विस्थायीकरण हो रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं थोड़ी डाउन है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो आवेश का विस्थानन हो रहा है वो उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य ही हो रहा है, और ऑक्सीजन आराम से ऋणावेश को संभाल सकता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं भले संख्या में कम है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, और इसी कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके CO2 मुक्त करते हैं, जबकि फिनॉल हाइड्रोजन कार्बोनेटों को अपघटित नहीं कर पाते, और इसी अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोलों में विभेद करते हैं। अभी हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की चर्चा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में करेंगे, अभी हम फिनॉल के अम्लीय गुणों की ही चर्चा करेंगे। तो फिनॉल के अम्लीय गुणों पर प्रतिस्थापितों यानी विस्थापितों का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। ये फिनॉल है, अगर इसके ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं, जैसे नाइट्रो समूह हो गया, कार्बोक्सिल समूह हो गया,
सल्फोनिक एसिड समूह हो गया। तो ये समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो अगर इस प्रकार के प्रतिस्थापी बेंजीन वलय से संलग्न है तो ये बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, जिसके कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा तो ये ऑक्सीजन से अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा और ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्ति इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में मुक्त करके ही करेगी। तो जितना ज्यादा प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यहाँ होंगे या संख्या में जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित कर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते हैं और उतना ही फास्ट प्रोटॉन मुक्त होता है, यानी कि अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि ऑर्थो व पैरा स्थानों पर होता है तो ये मेटा स्थिति की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं में हमने देखा था कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश था। तो यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होंगे तो तुरंत ऋणावेश को खींचेंगे, तुरंत बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व डाउन हो जाएगा और तुरंत O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता बढ़ते हुए प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि फिनॉल में प्रतिस्थापितों के रूप में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं तो फिनॉलों की अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर बेंजीन वलय पर घनत्व घटा देते हैं, फलस्वरूप O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है। और ये प्रभाव इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर जुड़े होने पर अधिक प्रभावी होता है। इसी कारण से पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। लेकिन इसके अलावा विपरीत हो, कोई इलेक्ट्रॉन विमोचक विकर्षी दाता समूह फिनॉल से जुड़े हुए हों, जैसे कोई एल्किल समूह मेथिल एथिल प्रोपिल या कोई एल्कोक्सी समूह मेथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपोक्सी, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो फिनॉल में अगर प्रतिस्थापी के रूप में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसकी वजह से रिंग धनवान हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। और जब एरोमेटिक वाले बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन धनी हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करेगी या आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इतना बढ़िया नहीं घटेगा तो वो भी हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में मुक्त करना नहीं चाहेगा। तो जिसकी वजह से फिनॉल में प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता या प्रवृत्ति कम हो जाती है और फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य घट जाती है। तो इसी कारण से जो क्रिसोल होते हैं बेंजीन वाले पर OH फिनॉल के अलावा मेथिल समूह और होता है, उसको क्रिसोल कहते हैं। तो जो क्रिसोल होते हैं वो फिनॉलों की अपेक्षा कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि वहाँ मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय की ओर धकेलता है और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिसके कारण फिनॉल में O सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता कम हो जाती है और प्रोटॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। फलस्वरूप फिनॉलों की अम्लीय सामर्थ्य घट जाती है। तो इस प्रकार दो प्रकार के समूह होते हैं। तो फिनॉलों में अगर विस्थापितों या प्रतिस्थापियों के रूप में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं तो फिनॉलों की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होते हैं तो फिर अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाती है। अब इससे संबंधित हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अम्लीय प्रकृति की होने के कारण सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्षारों के साथ क्रिया करके ये लवण तथा जल बनाते हैं। अब इसके अलावा कुछ और घृण्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं। इसके अलावा एस्टरीकरण एसिटिलीकरण यानी एसिलीकरण जैसी अभिक्रियाएं भी फिनॉल देते हैं, तो उनको बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो एसिटिलीकरण तो फिनॉल में हाइड्रोजन परमाणु O सिंगल बॉन्ड H के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जब एसिटिल समूह के द्वारा हो जाता है तो इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण कहते हैं और इसके फलस्वरूप एस्टर बनते हैं। तो एसिटिल समूह अपने पास एसिटिल क्लोराइड में भी होता है, उसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड में भी एसिटिल समूह अपने पास मौजूद होता है। तो इसकी क्रिया हम फिनॉल से करवाना चाहें
या इसकी क्रिया हम फिनॉल से करवाना चाहें तो फिनॉल का H और ये Cl मिलकर निकल जाएगा, यहाँ पर H और CH3COOH मिलकर निकल जाएगा। तो फिनॉल के H की जगह पर ये एसिटिल समूह प्रतिस्थापित हो रहा है, तो CH3CO और बेंजीन रिंग, तो यहाँ भी वही उत्पाद बन रहा है CH3COO। तो यानी कि COO समूह यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसका मतलब एस्टर प्राप्त हो रहा है। इसमें HCl निकल गया और इसमें साइड में CH3COOH निकल गया, तो फेनिल एसीटेट नाम का एस्टर बन गया। इस अभिक्रिया में फिनॉल का हाइड्रोजन एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको एसिटिलीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके भी फिनॉल एस्टर बनाते हैं। ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कोई सा भी हो सकता है, और ये फिनॉल HOC6H5, तो यहाँ H और OH मिलकर जल निकल जाएगा और यहाँ भी वही एस्टर फेनिल एसीटेट अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जबकि ऊपर की दोनों अभिक्रियाओं को हम एसिटिलीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। और एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की अपेक्षा बड़ा एल्किल समूह लेते हैं तो एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा, तब हम एसिटिलीकरण को एसिलीकरण कहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के साथ जो अभिक्रिया होती है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं, जो अभिक्रिया में बनने वाले जल को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण अभिक्रिया अग्र दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से दौड़ती है। अदरवाइज रिएक्शन वापस उत्क्रमणीय भी हो सकती है। जबकि एसिटिल क्लोराइड के साथ वाली अभिक्रिया को हम पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं, जो पिरिडीन एक कार्बनिक क्षार है और ये अभिक्रिया में बनने वाले HCl अम्ल को अवशोषित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप भी अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है। तो इन अभिक्रियाओं में यह ध्यान रखना रहता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड या एल्केनोइक एनहाइड्राइड अथवा एल्केनोइक अम्लों के साथ अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं, जो अभिक्रिया में बनने वाले जल को अवशोषित कर लेता है, तथा एसिटिल क्लोराइड या अन्य एसिल क्लोराइडों की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं, जो अभिक्रिया में बनने वाला HCl अम्ल को अवशोषित कर लेता है और अभिक्रिया अग्र दिशा में आगे बढ़ जाती है। अब इसके बाद में अपन फिनॉलों की आगे अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमने फिनॉलों की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिसमें फिनॉल का हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है और इसके स्थान पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इन अभिक्रियाओं में फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, जो अपन जानते हैं हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सभी एरोमेटिक यौगिक लगभग इन अभिक्रियाओं को देते हैं। तो फिनॉल भी इन अभिक्रियाओं को देगा। फिनॉल का OH समूह अत्यधिक सक्रिय समूह होता है, जिसके कारण फिनॉल दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेहियों के साथ भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। जैसे CO2 के साथ कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के द्वारा हम कार्बोक्सिलीकरण कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसके अलावा राइमर-टीमान फार्मिलीकरण कार्बोक्सिलीकरण द्वारा बेंजील्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनेंगे। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हम फिनॉल में फार्मिल समूह का प्रवेश करा सकते हैं और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। डफ अभिक्रिया के द्वारा हम फिनॉल के ऑर्थो स्थितियों पर फार्मिल समूह का प्रवेश करा सकते हैं, बेंजील्डिहाइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फिनॉल प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेहियों के साथ साथ दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेहियों के साथ भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कारण स्पष्ट है कि फिनॉल का OH समूह अत्यधिक सक्रिय है और जब इस OH समूह को सोडियम धातु या किसी सक्रिय धातु द्वारा प्रतिस्थापित करके इसको सोडियम या किसी अन्य धातु लवण में परिवर्तित कर देता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति और भी ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है और भी फास्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। तो हम अगली क्लास में फिनॉल की एरोमेट्रिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।